वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एकेडमी बाय लव। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पॉवर्टी के बारे में। क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर पॉवर्टी। इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो हम कर चुके हैं। दूसरे पार्ट की वीडियो आने में काफ़ी देर हो गई है, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हमें बात करनी है कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी के बारे में। पहली बात तो गरीबी होती क्या है। पॉवर्टी किसी उस सिचुएशन का नाम है जिस सिचुएशन के अंदर हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है। सबसे पहली बात, हम इसको दो तरीके से जान सकते हैं। पहला, पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि हमारी भारत की जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड है, इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर गरीबी है। क्यों? सबसे पहला है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है नेशनल इनकम। भारत की नेशनल इनकम काफ़ी लो है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कम नेशनल इनकम को ज़्यादा लोगों पे डिवाइड करना पड़ता है, तो हर एक इंसान के ऊपर पर कैपिटा इनकम बहुत कम आती है। और यूएन के डाटा के हिसाब से पर कैपिटा इनकम में भारत सबसे गरीब कंट्रीज़ में से एक है, तो ये भी एक कारण है हमारे गरीब होने का। दूसरा है लो रेट ऑफ ग्रोथ। भारत का जो जीडीपी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। जो ग्रोथ का रेट है, जीडीपी ग्रोथ का जो रेट है हमारी कंट्री में काफ़ी कम है। प्लानिंग पीरियड में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो नियरली 5% पे था। पॉपुलेशन हमारी 2% से इंक्रीज उस टाइम भी कर रही थी। तो अगर आप खुद देखें, 5% जीडीपी ग्रोथ हो रहा है और 2% तो लोग भी बढ़ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रोथ का रेट निकल कर आता है वो सिर्फ 3% ही निकल कर आता है, जो कि अच्छा ग्रोथ रेट नहीं है। वर्ल्ड के दूसरे देश डबल डिजिट ग्रोथ रेट के अंदर जा चुके हैं और हम 3% से लेकर 5% के बीच में ही ग्रोथ रेट कर रहे थे। सबसे बड़ा कारण क्या था? पॉपुलेशन का ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना और जीडीपी का कम रह जाना। दूसरा इसके अंदर था हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का प्रेशर तो आप जानते ही हैं, अभी हमने दो जो कॉजेज पढ़े उनमें जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करी है वो पॉपुलेशन ने ही क्रिएट करी है। डेथ रेट भारत के अंदर काफ़ी गिरना शुरू हुआ, बहुत तेज़ी से गिरा है, लेकिन पॉपुलेशन का रेट उससे भी तेज़ी से बढ़ा है। 2011 में हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। आप देख सकते हैं 1.2 बिलियन करोड़ की आबादी भारत के अंदर रह रही है। सॉरी, 1.2 बिलियन, नॉट करोड़, सॉरी फॉर दैट। 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन भारत के अंदर रह रही है, जिसका ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो हाई पॉपुलेशन, हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ग्रोथ की इन्वेस्टमेंट उतनी कम हो जाती है और इंडिया पुअर रह गया। साथ में इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, मतलब महंगाई का एक ऐसा जाल बन जाता है जिसमें कांस्टेंट प्राइजेस राइज होते रहते हैं और हमारा जीडीपी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। देखते हैं इसमें क्या होता है। लो जीडीपी ग्रोथ और हाई पॉपुलेशन क्या करते हैं? प्राइसेस बढ़ा देते हैं। जीडीपी ग्रोथ कम है, दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी मतलब सप्लाई। बहुत ही बेसिक रखूंगा मैं इसको, आप आसानी से समझ जाएंगे। लो प्रोडक्टिविटी मतलब लो सप्लाई, हाई पॉपुलेशन मतलब हाई डिमांड। पॉपुलेशन डिमांड करेगी, पॉपुलेशन जितना ज़्यादा डिमांड कर रही है उतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो है, जीडीपी ग्रोथ कम है, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है और कंट्री के अंदर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज प्रेशर ऑफ एक्सेस डिमांड कॉजेज राइज इन प्राइस। क्लास 11th के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक बात है। जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा उसी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। दैट मीन्स उनकी रियल इनकम कम हो जाती है, और साथ में जब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होती है, तो वो इनकम भी ऑलरेडी कम ही कमाते हैं। तो दोनों तरीके तरफ से उनको मार पड़ती है, इनकम भी कम रहती है और प्राइसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर एक इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आ जाता है, जिसमें पुअर पीपल और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। साथ में है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही खराब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसमें कुछ भी काम, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। जिस भी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब यह है कि वो कंट्री के अंदर गरीबी भी होगी, बिकॉज गरीबी की रिफ्लेक्शन होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट, और अंडर एम्प्लॉयमेंट की रिफ्लेक्शन होती है गरीबी। दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है। 2011-12 में भारत के अंदर 2.45 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे, और 2014 के दिसंबर आते आते, पूरा खत्म नहीं हुआ, दिसंबर आते आते ये नंबर बढ़ के ऑलमोस्ट 5 करोड़ यानी 4.83 करोड़ तक पहुंच गया था। आप लोग खुद देख सकते हैं, डबल तक हो गया था ये नंबर 2 ही साल के अंदर। मतलब भारत के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट रहा है। एक और कारण है भारत में गरीबी होने का कि यहाँ पर ज़्यादा बिजनेस, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल डेफिशिएंसी है। लोग गरीब हैं तो वो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल अपने बिजनेस के अंदर नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गेन नहीं होती,
क्रिएट नहीं हो पाती। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो लोग पैसा कहाँ से कमाएंगे, इनकम नहीं कमाएंगे, पैसा नहीं होगा, दैट मीन्स हाई लेवल ऑफ पोवर्टी। और साथ में है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर रोड्स, डैम्स, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आती हैं। और वहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर एजुकेशन और हेल्थ आता है। भारत के अंदर ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिमेंट्स ही बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी में है, बहुत ही कमी है हमारे पास। अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी रोड्स, अच्छे डैम्स, अच्छे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भारत के अंदर सफिशिएंट रेट पर, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, जिसका सीधा असर हमारी ग्रोथ रेट पे पड़ता है और हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से भारत के अंदर आज भी वाइड स्प्रेड पोवर्टी है। एक आपको डाटा अगर बताया जाए तो 2011-12 में जितने भी लोग भारत के अंदर रहते थे उसमें से 22% पॉपुलेशन गरीब थी, जो पूरे वर्ल्ड का 50% गरीब पॉपुलेशन का हिस्सा बनाती थी। दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितने भी गरीब हैं उनका 50% इकलौते एक देश भारत के अंदर रहते थे। तो ये दिखाता है कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी है ये कितनी ग्रेव है। अब बात करते हैं दूसरा एक कारण कि भारत के अंदर गरीबी इसलिए भी है क्योंकि भारत के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। जी हाँ, NCAER की रिपोर्ट है 2009-2010 की, जो ये बताती है कि टॉप 20% पॉपुलेशन जो है भारत की वो 53% इनकम गेन करती है, होल्ड करती है, और जो बॉटम 20% है वो 15% इनकम पे, और जो बीच का जो 60% बचा, जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, उसके पास भी बहुत कम इनकम बचती है यहाँ पर। साथ में एक मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन बैठी थी जिसने ये बताया कि 75 फैमिलीज जो हैं भारत की, 75% नहीं कह रहा हूँ, 75 फैमिलीज, 75 फैमिलीज जिनके पास भारत की 1500 से ज़्यादा 1536 कंपनीज मोर प्रिसाइसली उनके पास थी। मतलब वो उसके मालिक थे, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको ओन करते हैं। अगर अब आप एक फैमिली के अंदर 100 लोग भी जोड़ लें तो सिर्फ 7500 लोगों के पास भारत की 1536 कंपनियां थी। आप देख सकते हैं कि इनकम में कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, इकोनॉमिक डिवाइड कितना बड़ा होगा, पुअर कितना पुअर है और अमीर कितना अमीर है। साथ में ये जो अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है यही दिखाता है कि भारत के अंदर पॉवर्टी का ट्रेंड किस तरीके से रहा है। हम लोग पहले गरीब थे आज़ादी के बाद, लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है 1991 के बाद से वो रिच सेक्शन की ही हुई है। अब अगर हम बात करें कि आज़ादी के टाइम पे हमारे पास बहुत अच्छी, इसको हम बहुत अच्छा मानते थे, एक हाई इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री कौन सी थी, जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंडस्ट्री होती है आयरन एंड स्टील की, वो टिस्को थी, और टिस्को भी एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की ही थी। तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आंसर फ्रेम कर सकते हैं कि भारत के अंदर इकोनॉमिक डिवाइड जो है ना, जो इनकम का डिवाइड है, वो भी पॉवर्टी का कारण है, क्योंकि वो डिवाइड की वजह से अमीर को सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और गरीब को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। अब बात करते हैं मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। हम गरीबी को सबसे पहले कम कर सकते हैं बाय जीडीपी ग्रोथ, यानी कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। अल्टीमेट सॉल्यूशन है पॉवर्टी का ये। तो अगर आप अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जीडीपी बढ़ाते हैं, तो बहुत सारे काम निकलते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, सेविंग बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, ओवरऑल कंट्री डेवलप करती है, और हो सकता है लोगों की रियल इनकम बढ़े और वो पॉवर्टी से बाहर आ जाएं। जीडीपी इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, एंड एम्प्लॉयमेंट इज एनिमी ऑफ पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट इज फ्रेंड ऑफ पॉवर्टी। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, गरीबी का दुश्मन है। अगर रोजगार है तो गरीबी नहीं हो सकती। दूसरा है कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। हमने पहले भी पढ़ा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज, इनकम, इन सब के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। हाई पॉपुलेशन का प्रेशर क्या करता है, हैवी प्रेशर क्रिएट करता है किसके ऊपर, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर, एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अगर हमें पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है तो हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है कि हमारी जो जीडीपी है वो 5% पे ग्रो कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो हमारी पॉपुलेशन 3% पे ग्रो कर रही है, तो जो एग्जिस्टिंग जो नेट रेट निकल कर आएगा जीडीपी ग्रोथ का वो 2% ही निकल कर आएगा। हमें ये नहीं करना, हमें जीडीपी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा रखना है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम रखना है। तो उसके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह ये सब हमारी कंट्री के अंदर चलते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा लैक है, जिसकी वजह से आज भी भारत को ये कहा जा रहा है कि वो थोड़े टाइम में दुनिया का नंबर 1 पॉपुलस कंट्री बन जाएगा, चाइना को ओवरटेक करके। खैर ये बात हम कभी और करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। तीसरा सिस्टम यहाँ पर है जिससे हम कॉम्बैट कर सकते हैं पॉवर्टी को, दैट इज थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फिजिकल मेजर्स और लेजिस्लेटिव मेजर्स के थ्रू। फिजिकल मेजर्स मतलब टैक्सेशन की पॉलिसी,
और लेजिस्लेटिव मेजर्स कानून के द्वारा, सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पहले पढ़ते हैं फिस्कल मेजर्स के बारे में। सरकार फिस्कल मेजर्स के अंदर टैक्सेशन और सब्सिडी की पॉलिसी लगाती है। बहुत कुछ लिख के नहीं आना है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है। टैक्सेशन की पॉलिसी कैसी? रिच पीपल के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा, पुअर पीपल के ऊपर कम टैक्स लगेगा। दैट मीन्स पॉलिसी ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यहाँ पर होगी। जो पैसा अमीरों से प्रोग्रेसिव टैक्स के रूप में लिया जाएगा उसको गरीबों को सब्सिडी देने में भी काम में लाया जाएगा, जिससे इनकम क्या होगी? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वहीं दूसरा लेजिस्लेटिव मेजर्स में मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया है, राइट टू एजुकेशन बनाया गया है। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि सरकार के द्वारा ये बता दिया गया है एम्प्लॉयर्स को कि एक पर्टिकुलर काम के लिए आप अपने एक पर्टिकुलर टाइप के वर्कर को मिनिमम कितनी वेजेस देंगे। इसके ऊपर आप कितनी भी दे सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होगी, ताकि इनकम भी रेगुलेट होती रहे। साथ में राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, ये सारी चीज़ें इसलिए करी गई हैं ताकि बंदे पढ़े लिखें। हमारी जो लेबर फोर्स है वो थोड़ी पढ़ी लिखी है, ताकि उसको कोई स्किल या सेमी स्किल का काम उसको मिल सके। अदर मेजर्स हैं, इसमें मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है, ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। आप लोग मुझे इसके आंसर्स एक वीडियो बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दोनों सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर हमें टैग कर सकते हैं। और जिसका भी आंसर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको एक बोर्ड की तरफ से, मेरी इस तरफ से एक गिव अवे करा जाएगा, किन्हीं भी एक गाइड और एक सैम्पल पेपर का। ये मेरा वादा है। अगला आपके पास एक हफ्ता रहेगा, आप उसमें ये बात मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे वीडियो बना के मुझे टैग कर सकते हैं। जिसका भी आंसर सेटिस्फैक्ट्री रहेगा उसको मेरी तरफ से गिव अवे किया जाएगा, एक गाइड और एक सैम्पल पेपर का इकोनॉमिक्स के। चलिए बात करते हैं अदर मेजर्स के बारे में। यहाँ पे अदर मेजर्स के अंदर आते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर को डेवलप कराएंगे तो हम पॉवर्टी को बैटल कर सकते हैं। स्टेबल प्राइसेस होंगे, ज़्यादा दाम ऊपर नीचे नहीं होंगे, तो उससे भी रियल इनकम बचेगी हमारी। एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो सबको पता ही है कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर देते हैं तभी हमारी कंट्री के अंदर गरीबी ख़त्म हो सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाएं। हमारी सरकार ने बहुत सारे काम करे हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, स्टार्टअप इंडिया जैसी एक बहुत अच्छी स्कीम भारत सरकार द्वारा लॉन्च करी गई है। तब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनेगी तो आप नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे खुद ही। साथ में इफेक्टिव पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करके भारत जैसा देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स है, काम करने लायक है, काम करना चाहती है, तो आपको वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव नहीं, थोड़ी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। साथ में बैकवर्ड रीजन के ऊपर फोकस करना। इन सारे बातों के ऊपर आप मुझे एक चैप्टर की समरी और इन सब पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाइए, मुझे टैग करिए। अगर मुझे आपका आंसर अच्छा लगा, सेटिस्फैक्ट्री लगा, तो मेरी तरफ से आपको एक हफ्ते के अंदर एक गाइड और एक सैम्पल पेपर का गिव अवे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। हम वीडियो बहुत लेट हो गए डालने में, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट आप रेगुलर रहेंगे, पढ़ते रहिए, टाइम बहुत कम बचा है, पेपर अपने टाइम पे ही होने वाले हैं। घर में रहिए, सेफ रहिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू, हैव अ नाइस डे।